ओके। हाँ जी। 1 मंथ अविनाशिश। चलिए गाइस, तो करें आरंभ आज के सेशन का। ओके भाई सूर्यकांत। अच्छा कपिल, एक मेल कर दो उसका। चलिए। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। हमने, आपको याद होगा, आज चारों सेंटर्स पढ़ाने के बाद हम रिवीजन भी करेंगे थोड़ा सा, और आपको एक बार सारी चीजें रिकॉल भी करवा दूंगा मैं। तो आप यहां पे देखिए और अब थोड़ा सा सुनिए, कमेंट्स को आप कम करिए क्योंकि कमेंट से फिर क्लास में डिस्टरबेंस होता है और अजीब अजीब अलग अलग नए नए और क्लास से जो रेलेवेंट नहीं है वो प्रश्न ना पूछें। ठीक है, इधर ध्यान दें आप। हाँ, जो चल रहा है उससे जुड़े हुए आप कई सवाल पूछिए, बिल्कुल जवाब देंगे, या फिर लास्ट के 5 मिनट में हम बात कर लेंगे, है ना। क्वेश्चंस कब करेंगे? क्वेश्चंस करने में भी 8 से 10 दिन लगेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। अच्छा, ठीक है। देखिए, परिवृत्त का मतलब होता है रेडियस। परिवृत्त का, परिवृत्त क्या होता है? जब ट्राइंगल के बाहर कोई सर्कल बनता है उसे हम परिवृत्त बोलते हैं, जो मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपका एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के बाहर अगर इस प्रकार का सर्कल बनता है तो इसकी जो रेडियस होती है, जिसको हम कैपिटल आर बोलते हैं, उसको निकालने का फॉर्मूला है। ये आपकी साइड, सपोज कर लीजिए ये आपकी साइड ए है, ये बी है और ये सी है ना। तो इस ट्राइंगल एबीसी की अगर आपसे आउटर रेडियस या परित्रिज्या आपसे पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? परिवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। ठीक है, इस त्रिज्या को, इस कैपिटल आर को जो है हम परित्रिज्या भी बोल सकते हैं, है ना, आउटर रेडियस भी कह सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। जो बाहर आपका बनेगा तो ये वाली रेडियस आपको निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बी सी अपॉन में 4 इंटू ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक कॉमन फॉर्मूला है। कल मैंने आपको बताया था अंतः केंद्र, है ना, इन सर्कल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो आउटर सर्कल होता है वो क्या रहेगा, वो हमें देखना है। ठीक है, ओके जी, 1 मिनट आपके कमेंट्स और ले लेते हैं। हाँ नर्मदा, बाद में आप कर सकते हो, कल वाली क्लास नहीं चल रही है, सोनम मेल करिए। ओके, हम्म, ठीक है। क्वेश्चन से आपको अच्छे समझ में आएगा, नो डाउट। ठीक है, चलो ओके। ठीक है, चलिए। तो ये आप समझ गए होंगे कैपिटल आर निकालने का जो फॉर्मूला होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका बेसिक बता देता हूं कि आखिर ये कैसे बना है, शॉर्ट में। बहुत ज्यादा डीप में तो बताऊंगा तो 15-20 मिनट खराब होंगे, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है बेस्ड ऑन एंगल्स, है ना, अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, मान लीजिए हम इस एंगल के बेस पे इस ट्राइंगल का एरिया निकालें एंगल ए के बेस पे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2। अच्छा, इसको बी नाम दे दें, इसको सी नाम दे दें, इसको ए नाम दे दें, इसको बी और इसको सी, है ना, ये कैपिटल सी है। तो जो एंगल होता है उसी के जो साइड साइड वाली साइड्स होती हैं उसको लेते हैं, तो ये होगा बी इंटू सी। और आप जिस एंगल को ले रहे हो उसको ध्यान में रखते हुए आप वहां पे लेंगे साइन ए, है ना। साइन ए अपने आप में एक फॉर्मूला होता है, जिसका मतलब क्या होता है, जैसे आपसे कभी कहा जाए, अभी बस आप याद रखिए, ए अपॉन में साइन ए अपॉन साइन ए, ये सब अपने आप में बड़े बड़े थ्योरम्स हैं। तो आप बस याद रखिए बी अपॉन में साइन बी, या फिर आपका हो जाएगा सी अपॉन में साइन सी। ये तीनों जो हैं बराबर होते हैं 2r के। ठीक है, ये तीनों बराबर होते हैं 2r के। मतलब आपकी जो
आउटर रेडियस है उसका डबल कर दें तो ये इसके बराबर होते हैं। जैसे हम इससे अगर कंक्लूजन निकालने जाएं कि a अपॉन में साइन a जो है ये बराबर होता है 2r के, या हम यहां पे 2r को रिप्लेस कर दें तो a अपॉन में 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a। तो साइन a की जगह हम a अपॉन में 2r कर सकते हैं, है ना। ये एक ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला है। अगर एंगल दिया रहे तो उस बेस पे आप एरिया निकाल सकते हो, ये वो फॉर्मूला है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू सी, और साइन ए को रिप्लेस कर सकते हैं हम a अपॉन 2r से, ठीक है। अगर इसको हम यहां पे देखें तो ट्राइंगल इज इक्वल टू ए बी सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा ये 4 हो जाएगा और r हो जाएगा। अगर मुझे r की वैल्यू चाहिए तो r को मैं इधर रख दूंगा, तो अपने आप आपका फॉर्मूला क्या बनता है, ए बी सी 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। ये हम फॉर्मूला हमेशा यूज करते हैं, है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन ए की वैल्यू जो है a अपॉन 2r होती है इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये अपने आप में फिर एक थ्योरम है, तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसको प्रूव करें कि ये क्या होता है, ठीक है। करेक्ट, कोसाइन रूल है, बिल्कुल ठीक है। इतनी आपको समझ में आ गई बात। तो आर का मतलब एबीसी अपॉन में 4 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है। अब आप यहां पर एक और चीज ध्यान रखेंगे, ये तो हमारी एक कॉमन बात हो गई, ठीक है। कॉमन फॉर्मूला जो है वो आर का होता है ए इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन ये तो कॉमन फॉर्मूला है फॉर ऑल ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन आप राइट एंगल ट्राइंगल या हम जिसको कहें समकोण त्रिभुज, इसमें आप इस फॉर्मूले को शॉर्ट कर सकते हो। अगेन आप अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल रख के और उसको प्रूव करोगे तो यहां पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो आर इज इक्वल टू कर्ण, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथीनियस का हाफ। सिंपल, कर्ण का अगर आप आधा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहां पे। और तीसरा, यहां पे आप अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल लगाते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, हिंदी में कहेंगे समबाहु त्रिभुज, तो इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। तो समबाहु त्रिभुज में अगर आपको आर निकालना है तो सिंपल a अपॉन √3, ठीक है। ये तीनों नियम आप याद रखेंगे। एक कॉमन नियम है, अगर कुछ ना याद रहे तो आप कॉमन इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप डायरेक्ट हाइपोथीनियस का हाफ कर सकते हो, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो a अपॉन में आप √3 कर सकते हो, ठीक है। उन्हीं ट्राइंगल्स के अगर हम फॉर्मूले को यूज करके इसके अंदर पुट करेंगे तो ये दोनों चीजें आपकी प्रूव होंगी। ओके है यहां तक, ठीक है। कोसाइन कुछ नहीं है, कोसाइन को हम शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, चल ओके। तो ये चीज हमने समझी। सबसे पहले परिवृत्त मतलब जो आपका होता है आउटर सर्कल, उसकी त्रिज्या क्या होती है, परित्रिज्या, उसका ये एक बेसिक फॉर्मूला है, कैसे आया। और उसकी दो शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी। राइट एंगल ट्राइंगल में आप शॉर्ट यूज कर सकते हो, या इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी आप इसको शॉर्ट में यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक बस याद रखना है कि अगर ये चीज भी आपको क्वेश्चन से ही बेटर समझ में आएगी। अभी तो आप बस इसको रटें, याद करें, 2 बार पढ़ लें और इसको भूल जाएं, छोड़ दो ऊपर वाले के नाम पर। तो अगर कभी आपको ऐसा कोई ट्राइंगल दे दिया जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर आपका इन सेंटर है ना, मतलब अंतः केंद्र, और सपोज कहीं भी आपको दिया हुआ है अंतः केंद्र और परिकेंद्र, है ना। परिकेंद्र को हम जनरली किससे नाम बोलते हैं, सी भी बोल सकते हैं, एस भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको इन दोनों की बातें कही गई हैं और इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है r² - 2r², ठीक है। इसको आप सिंपली याद रखें, बाकी हम इसकी बात बाद में करेंगे। एक अंदर बनेगा आपका और एक आपका बाहर बनेगा। एक रेडियस इसकी होगी, एक रेडियस इसकी होगी। ये कैपिटल आर होगा, ये आर होगा। तो आपको दोनों के बीच में, ये तो रेडियस हो जाएगी, लेकिन दोनों सेंटर्स का अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है r² - 2 इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लगेगा, और इससे हम इसको निकाल सकते हैं,
जस्ट याद रखिए, ज्यादा इसकी गहराई में हम अभी नहीं जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहां से हमें यह भी ध्यान रखना है, इन पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, और आज मैंने ये थोड़ा सा यूनिक करा है कि ऑलरेडी वहां पे एक रेडीमेड डायग्राम है, ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाए और ज्यादा चीजें हम एक समय में कवर कर पाए। तो आपसे इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं, एक अभी हम पढ़ रहे हैं परिकेंद्र, ठीक है, सरकम सेंटर। इसके जस्ट बाद हम पढ़ने वाले हैं लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। इन दोनों में सेंटर्स की पोजीशन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और उससे जुड़े हुए दूसरे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि परिकेंद्र जो है या आपका जो सरकम सेंटर है, ये ट्राइंगल में अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा, है ना। तो याद रखेंगे आप कि जो ये तो हमने वैसे भी पढ़ा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। अगर तीनों हम बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करते हैं, तो अगर आपका न्यून कोण त्रिभुज है तो उसमें वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही बनेगा, है ना। जो आपका सरकम सेंटर है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर बनेगा, हर केस में, कोई भी ट्राइंगल हो हर केस में वो अंदर ही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब होती है, जब आपके पास समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैं आपको हालांकि बता चुका हूं कि आर निकालने का फॉर्मूला है h/2 हाइपोथेनियस का हाफ, तो ये वही फॉर्मूला रिपीट है। आपसे कहा गया है कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा कर्ण पर बनता है, सरकम सेंटर लाइज ऑन मिड पॉइंट ऑफ हाइपोथेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, हमेशा मध्य पर बनता है, एक बात यह ध्यान रखना, और कर्ण पर बनता है, दूसरी बात यह भी आप ध्यान रखना। अब इसका मतलब क्या है, ये एक आपको डायग्राम यहां पे दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा मैं डार्क करने की कोशिश करता हूं। ये आपका सिंपल एक डायग्राम है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको अगर बोला जाए कि भाई इसमें आप सरकम सेंटर ड्रॉ करो, तो अंदर तो बनने से रहा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट 90 डिग्री का आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन ऑल साइड्स, तीनों भुजाओं पर 90 अंश का आपको परपेंडिकुलर मतलब लंब, बड़ा कंफ्यूजन है, हिंदी इंग्लिश एकदम से क्लिक नहीं करता है। तो आप अगर यहां पे लंब को ड्रॉ करते हो तब जाके 90 डिग्री बनेगा, इस साइड पे ऐसे ही बनेगा। इस वाली साइड से अगर आप इसको बाइसेक्ट करते हो और इसको आगे बढ़ाते हो तो ये यहां बन जाएगा, यहां 90 डिग्री बनेगा, और इस वाली साइड से अगर आप सामने बनाते हो तब जाके यहां पे ये 90 डिग्री यहां पर बना देगा। तो जब तीनों साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कोण अर्धक नहीं, सॉरी, लंब समद्विभाजक को अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये तीनों कर्ण पर हाइपोथेनियस पर मिलेंगे, वो भी मिड पॉइंट पर। तो याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा हाइपोथेनियस पर मतलब कर्ण पर बनता है, यह आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो पहला हमने देखा कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, हमेशा अंदर बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो हमेशा इसमें कहां बनेगा, आपके हाइपोथेनियस पे बनेगा। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो याद रखना परिकेंद्र सरकम सेंटर हमेशा बाहर बनेगा, जैसा आप यहां पे डायग्राम में देख पा रहे हैं। मैं आपको एक और डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हम इस प्रकार का ले लें, ठीक है, ये यहां हो गया, ये यहां हो गया, और ये हो गया, है ना। एक एंगल डेफिनेटली मोर देन 90 डिग्री लेकिन लेस देन 180 डिग्री होता है, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। अब आप समझेंगे यहां पर कि अगर मुझे तीनों साइड्स से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, लंब समद्विभाजक ड्रॉ करना है, तो कैसे हो पाएगा ये, ठीक है। सबसे पहले आप समझेंगे, इसी डायग्राम में यहां दिया है, मैं आपको उसी तरीके समझा रहा हूं, जो अभी मैं समझा रहा हूं उससे आपको यह भी समझ में आ जाएगा। अगर इस साइड से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ इस प्रकार का होगा, है ना, और ये इस पर 90 डिग्री बना देगा। इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। इस वाली साइड पर आप इमेजिन करिए कि मैंने इसके ऊपर एक 90 डिग्री बनाया है, तो ये आगे जाके मिल जाएगा, और ये इसने 90 डिग्री बना दिया। और यहां से जब मैं एक ड्रॉ करूंगा तो ये यहां जाएगा और ये यहां पर आपका 90 डिग्री बना देगा। तो तीनों जो है बाहर जाके मिलेंगे, इसलिए हमने इसमें कहा है कि ये आपके बाहर जाकर मिलने वाले हैं।
ठीक है, ये इस वाली साइड पे जो है यहां पर 90 डिग्री बनाएगा ना। तो तीनों को जब हम आगे बढ़ाएंगे, तीनों साइड्स पर जब लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा बाहर बनेगा। तो याद रखिए, अधिक कोण त्रिभुज में हमेशा आपका परिकेंद्र जो है वो त्रिभुज के बाहर बनता है। यही चीज यहां समझाइए। इस साइड पर ये खींचा, इस साइड पर ये हो गया, इस साइड पर ये हो गया, तो ये हमेशा बाहर बनेगा। उम्मीद है तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ओके। कल के नोट्स आपको मिल गए ना सभी को? एक हमारे कोई स्टूडेंट है रोहित, ये सब काम छोड़ के यही बोले जा रहे हैं कल के नोट्स नहीं मिले इन्हें। प्रोवाइड करा दो, मतलब ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि डाले कि नहीं डाले, सर प्रोवाइड करा दो, इनका ये कहना है। और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपको नोट्स मिल गए होंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या क्या हमने डिस्कस किया, इसके बाद हमारा ये खत्म हो रहा है, फिर हम लास्ट 4th नंबर के सेंटर पे चल रहे हैं। हमने आज सबसे पहले बात करी जो परिवृत्त की त्रिज्या है, या जिसको हम परित्रिज्या बोलते हैं, कैसे निकालते हैं उसको, कैसे फॉर्मूला कैसे बना वो मैंने आपको प्रूफ करके बताया। फिर अलग अलग ट्राइंगल के हिसाब से और क्या शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हो वो मैंने आपको बताया। इसके बाद अंतः केंद्र परिकेंद्र के बीच की दूरी का फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया। और न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये सब जो होते हैं इनमें आपका सरकम सेंटर परिकेंद्र कहां बनता है, इन तीनों की हमने बात करी। न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा अंदर बनेगा, समकोण त्रिभुज में वो एग्जैक्ट हाइपोथेनियस पर मतलब कर्ण पर बनेगा, और अधिक कोण त्रिभुज में बाहर बनेगा। ओके, मिल गए हैं? ठीक है, ओके यहां तक। ठीक है, क्वेश्चन से तो समझ में आएगा ही मेरे भाई, पर पहले थ्योरी, थ्योरी पढ़ा, क्वेश्चन करवा दूंगा ना तो फिर थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो बनेंगे नहीं, है ना। इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका यही होता है, आप कहीं भी कैसे भी पढ़ के देखिएगा, कोई भी आपको सबसे पहले थ्योरी ही बताएगा, है ना। यहां पे आप याद एक चीज और रखिएगा, इसमें मैंने लिखा नहीं है, परित्रिज्या का दूसरा नाम वाय त्रिज्या भी है ना। और इसका इंग्लिश में जो नाम होता है वो होता है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, ये ध्यान रखना, सरकम रेडियस किसमें बनता है, सरकम सर्कल में, सरकम सर्कल में, आउटर सर्कल में सरकम रेडियस परित्रिज्या या वाय त्रिज्या, बाहर की तरफ जो आपका सर्कल बनेगा उसमें बनने वाली त्रिज्या। चलिए, लास्ट हमारा ट्राइंगल का जो 4th सेंटर है, अभी तक हमने 3 सेंटर्स देखे। पहला हमने देखा था केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड, दूसरा हमने देखा था इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र, तीसरा हमने देखा था जस्ट अभी परिकेंद्र या जिसको बोलते हैं सरकम सेंटर, और अब हम लास्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, जिसको बोलते हैं लंब केंद्र। ठीक है, तो आप एक बात समझिए सबसे पहले तो कि लंब और लंब समद्विभाजक में क्या डिफरेंस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं आपको एक डायग्राम से और समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या होता है। किसी शीर्ष से, ये वर्टेक्स है, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं और हिंदी में से शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष पर अगर आप सामने वाली भुजा से इस प्रकार का एक लाइन खींचते हो जो सामने वाली साइड्स पर एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाती है, सो दिस इज कॉल्ड शीर्ष लंब। ठीक है, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब या लंब भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं। और कल जो हमने पढ़ा था लंब समद्विभाजक मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमेशा साइड पर, किसी भी साइड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा जो साइड को बाइसेक्ट करेगा, इसे बोलते हैं हम लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखें। ठीक है, शीर्ष लंब अलग चीज है, नाम से स्पष्ट है, जो शीर्ष से वर्टेक्स से बनाया जाएगा, और ये जो है ये किसी साइड के ऊपर, भुजा के ऊपर उसको बाइसेक्ट करते हुए बना जाएगा, इसलिए लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है,
करेक्ट। ओके, ठीक है। ओके है, यहां तक समझ गए? ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब इसी से है ना, आप यहां पढ़ लीजिए, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण अगर बनाया जाता है तो वो शीर्ष लंब कहलाता है। इफ अ लाइन फॉर्म्स राइट एंगल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल फ्रॉम एनी वर्टेक्स विल बी एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। एल्टीट्यूड शीर्ष लंब, ठीक है। चलो, अब मेन बात यहां पे आती है, हमारा चौथा जो यहां पे सेंटर होगा जिसका नाम क्या है? ऑर्थो सेंटर। अब हम बात करने वाले हैं ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर जिसे हिंदी में कहा जाता है लंब केंद्र, और लंब केंद्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? उसको, उसका निर्माता जो होता है वो होता है शीर्ष लंब, ठीक है। शीर्ष लंब, या जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड को मिला दिया जाए, किसी त्रिभुज के अगर तीनों शीर्ष लंब को मिला दिया जाए, तो वो जिस बिंदु पर मिलेंगे उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? उस बिंदु को कहेंगे शीर्ष लंब। जैसे एक ट्राइंगल आपको यहां दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल से हमने सामने 90 डिग्री का ड्रॉ किया, इस साइड से, ठीक है। इस वाले वर्टेक्स से हमने यहां पर ड्रॉ किया, इस वाले वर्टेक्स से यहां पे ड्रॉ किया, तो ये तीनों जिस बिंदु पर मिल रहे हैं इसे ही क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा आपका लंब केंद्र, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इसके अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम होते हैं। किसी किताब में आपको इसका शॉर्ट फॉर्म ओ मिलेगा, किसी किताब में इसका शॉर्ट फॉर्म आपको एच मिलेगा, है ना। ओ भी बोलते हैं कुछ लोग, एच भी बोलते हैं, दोनों हम चला सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इसको ओ ही बोलना है या एच ही बोलना है, दोनों कॉमन है। कुछ लोग ओ बोलते हैं, कुछ लोग एच बोलते हैं, ठीक है। ओके है, क्लियर इतनी बात? तो अगर किसी ट्राइंगल के तीनों आपने एल्टीट्यूड को मिला दिया, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब को मिला दिया, जिस बिंदु पर वो मिलेंगे उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं या ऑर्थो सेंटर कहते हैं। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कभी भी कोई सेंटर पढ़ते हैं तो सबसे पहले फिर वहां बात आती है कि उसका एंगल मेजर कैसे करेंगे, है ना। तो जैसे एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। मैंने इस ट्राइंगल पर तीनों सपोज कर लीजिए कि ये जो है आपका ओ है, ऑर्थो सेंटर है। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, एंड एज यूजुअल बी को हम सी से ओ से मिला देंगे, बी को ओ से मिलाएंगे और सी को ओ से मिलाएंगे, और यहां जो एंगल बनेगा वो आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे, जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि एंगल बीओसी की वैल्यू बताइए, सो 180 डिग्री माइनस ऑपोजिट एंगल, है ना। ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा? 180 डिग्री माइनस ऑपोजिट एंगल। अगर मैं इधर बनाकर एंगल ड्रॉ करूंगा तो 180 डिग्री माइनस बी, इधर एंगल अगर बनाऊंगा तो 180 डिग्री माइनस सी। तो ये फॉर्मूले आपके यहां पर होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों होगा? इसको जल्दी से प्रूव कर लेते हैं कि इसके पीछे कारण क्या होता होगा। तो आपको मैं एक सिंपल डायग्राम बनाता हूं, देखिएगा। ये हो गया। हम केवल दो एल्टीट्यूड लेते हैं, शीर्ष लंब लेते हैं, एक यहां से लेते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री पे होगा, और एक यहां से लेते हैं, ये भी आपका 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें, एक सेकेंड, इधर ले लेते हैं, एक ये 90 डिग्री पे हो गया और एक ये 90 डिग्री पे हो गया। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, और इसको नाम दे देते हैं हम ओ, और इसको दे देते हैं डी, इसको दे देते हैं ई, ठीक है। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ए डी ओ ई की, ठीक है। आप केवल इतने पे ध्यान दीजिएगा जितना मैं आपको बता रहा हूं। आप यहां से शुरू करेंगे, यहां से आप यहां तक जाइए, यहां से यहां तक जाइए, यहां तक जाइए और यहां तक जाइए, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल एडीओई, चतुर्भुज एडीओई जो है, इसका सिस्टम क्या होता है समझिए। आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों इंटरनल एंगल, आंतरिक कोणों का जो योग है वो हमेशा 360 होता है, ठीक है ना। तो हम एक को नाम दे देते हैं एंगल ए, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं एक्स, एक हो गया एंगल ए, एक हो गया आपका एंगल डी। डी मतलब केवल ये वाला समझ लेना है ना, या सबको नाम दे दें क्या, कंफ्यूजन ना हो तो। एक मिनट को,
ठीक है। एक ये वाला एंगल है, इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q, इसको नाम दे देते हैं R, और इसको नाम दे देते हैं S, PQRS। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये होता है। चारों एंगल्स का जो सम होगा वो 360 होगा। नाउ आप देखिए Q और R जो है आपका, एंगल P तो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन एंगल P को हम एंगल A कर दें क्या? इसको A कर लो, एंगल A कर लो, AQRS, ठीक है। एंगल A हमें नहीं पता, एंगल Q 90 डिग्री का है, एंगल R जो है ये भी 90 डिग्री का है, और एंगल S हमें नहीं पता, और ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल S इज इक्वल टू 90 90, आपका कितना हो जाएगा? 90 90 आपका हो जाएगा इधर जाके 180 डिग्री। तो 360 में से 180 गया तो ये आपका 180 डिग्री आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि एंगल एस बताओ, और जो एंगल एस होगा वो एंगल ओ होगा, एंगल एस जो होगा वो एंगल ओ के बराबर होगा, ये बात स्पष्ट है। तो अगर मैं आपसे एंगल एस पूछूंगा तो वो होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए, और एंगल एस को हम बोल सकते हैं एंगल ओ, और एंगल ओ को हम बोल सकते हैं एंगल बीओसी, जो होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। आया समझ में क्या? बहुत सिंपल है, फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए। ये चारों एंगल्स का सम 360 होना चाहिए, इसका और इसका 90 90 180 गया तो बचा 180। तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है इनका सम होना चाहिए 180, ठीक है। तो अगर इस एंगल का हम बात करें तो एंगल ए, अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो 180 में से एंगल ए को माइनस कर देंगे, तो 180 में से ए को माइनस करेंगे तो ये आएगा, और जो ये दोनों क्या हो गए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, है ना। तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू अगर 180 डिग्री माइनस एंगल ए है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 180 डिग्री माइनस एंगल ए। इस तरीके से ये बना है। बिल्कुल ठीक। मैं आपको आज जब ये चारों सेंटर्स हो जाएंगे ना तो सभी ट्राइंगल की पोजीशन बताऊंगा मैं आपको, कि आपके जो सेंटर्स होते हैं वो किस किस ट्राइंगल में कहां कहां बनते हैं। थोड़ा सा आप उसके लिए और रुकिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये सब एक जगह नहीं बनते, दिखते सब एक जैसे हैं पर सब एक जगह नहीं बनते हैं। ओके, चलिए अब हम जल्दी से बात करते हैं कि ये जो ऑर्थो सेंटर्स होते हैं ये तीनों ट्राइंगल्स में कहां कहां बनेंगे, है ना। सो एज यूजुअल अगर हम यहां पर देखें, जो आपका न्यून कोण त्रिभुज है ना, न्यून कोण त्रिभुज मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो होता है, इसमें ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है। लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल पे बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये बहुत बार पूछा जाता है, इस पर बेस्ड भी कई क्वेश्चंस आते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहां बनता है ना, हाइपोथीनियस पे बनता है, 90 डिग्री पे बनता है, परपेंडिकुलर पे बनता है, बेस पर बनता है। तो याद रखिएगा राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपका ऑर्थो सेंटर होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर बनता है। मैं आपको थोड़े बेटर डायग्राम से समझाता हूं। देखो ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो सामने वाली साइड पर 90 डिग्री। आप खुद सोचकर देखिए कि अगर इससे आप सामने वाली साइड पर 90 डिग्री ला पाओगे क्या? कभी नहीं आ सकता, ऐसा तिरछा आप बना ही नहीं सकते हैं। तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन है कि आप इस वाली साइड से ये जो सामने वाली इसी साइड के पैरेलल आप यहां पर ड्रॉ करें तो 90 डिग्री बनेगा। सेम मजबूरी यहां से है, अगर आप सोचें कि यहां से हम यहां ड्रॉ करके 90 डिग्री बना ले तो नहीं बन सकता है। आपको फिर वही करना पड़ेगा कि इस वर्टेक्स से यहां पर अपोजिट आप करेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। और फिर यहां से अगर आप फिर सामने वाली साइड पर आप करते हो, ठीक है, यहां से आप अगर सामने वाली साइड पे करते हो तो यहां, तो इसका पॉइंट यहां आया, इसका पॉइंट यहां आया और इसका पॉइंट यहीं पर है, तो तीनों यहां मिल रहे हैं। ये आपका ऑर्थो सेंटर होगा या आपका एच होगा, कुछ भी हम कहें, ये आपका लंब केंद्र बनेगा।
तो याद रखिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर बनता है वो हमेशा 90 डिग्री पर बनता है। यहां से यहां आया, यहां से यहां आया और यहां से आपने यहां बना दिया, तीनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। बिल्कुल ठीक। आई इतनी बात समझ में? ओके, ठीक है, चलिए। देन तीसरा हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहां बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि अधिक कोण त्रिभुज में आपका ये कहां बनेगा, तो याद रखिएगा उसमें भी ये बाहर बनेगा, है ना। ये डायग्राम तो है ही, मैं आपको एक और डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे हम फिर से एक ले लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से अबव और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप इसमें ड्रॉ करने का सोचोगे ना, तो इसमें अगर मुझे इस वर्टेक्स से ड्रॉ करना है, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं तो ये ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो ये इस प्रकार का कहीं जाकर ये एग्जैक्ट इससे मैं स्ट्रेट खींचूंगा तो ये 90 डिग्री बना देगा, है ना, ये 90 डिग्री बना देगा। इसी प्रकार जब मैं इस पर यहां पर अगर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो ये कहीं आगे मिलेगा और ये इस पर 90 डिग्री बना देगा, है ना। और इसी प्रकार जब हम इस पर ड्रॉ करेंगे, जैसे आप यहां देख सकते हो, इस पर जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये सामने वाले पर 90 डिग्री बनाएगा। और इसको अगर मैंने आगे बढ़ा दिया, है ना, थोड़ा सा डायग्राम आप समझना, इसको अगर मैं स्ट्रेट लेकर आता हूं, इसको ऐसे ले लेते हैं जस्ट टू प्रूव, नहीं ऐसा, ठीक है। इसने सामने 90 डिग्री बनाया, तो अगर तीनों को हम मिलाएंगे, भाई ये इसका एल्टीट्यूड इधर बनेगा, इसका एल्टीट्यूड इधर बनेगा और इसका जो एल्टीट्यूड है वो बनेगा यहां, लेकिन अगर उसको हम बाहर बनाएं तो ये बाहर किसी ना किसी बहुत दूर किसी पॉइंट पे मिलेगा और यहां पे आपका बनेगा लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर यहां पर आपका बनेगा। बताओ आया समझ में? यही चीज यहां पे लिखी हुई है, करेक्ट। ओके है, चलो क्या क्या देखा हमने? हमने देखा कि जो आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल है उसमें अंदर की तरफ बनेगा, नो डाउट। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री पर बनेगा और जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है उसमें आउट बनेगा। किस तरीके से बनेगा वो हमने यहां पर समझा, ठीक है। सो दैट्स इट, 4 सेंटर्स हमारे यहां पे खत्म होते हैं, उनसे जुड़ी हुई हमने प्रॉपर्टीज देखी, कहां पर क्या क्या है। इसके अलावा 90 डिग्री या 90 डिग्री के बजाय अगर देखें तो जो एंगल्स बनते हैं उनको कैसे फाइंड करना है, सारी चीजें हमने यहां पे डिस्कस की है 1 बाय 1, ठीक है। चलो अब मैं आपको जस्ट एक रिपीट करवा रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपका फ्रेमिंग हो जाए प्रॉपर। उसके बाद फिर एक और शानदार चीज आपको बताने वाला हूं जो आपके बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर करेगा। सबसे पहले हमने देखा था केंद्रक, केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड, और इसको कौन बनाता है, तो इसको बनाती है माध्यिका, जिसको हम बोलते हैं मीडियन, है ना। इसको कौन बनाती है? माध्यिका। आपको याद होगा माध्यिका मतलब जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करे, है ना। नॉट नेसेसरी कि 90 डिग्री बनाए, लेकिन बाइसेक्ट करे, दैट इज इंपॉर्टेंट। अंतः केंद्र इन सेंटर क्या होता है, तो इसको कौन बनाता है? इसको बनाते हैं भाई साहब कोण अर्धक, है ना। इसको बनाते हैं कोण अर्धक, और कोण अर्धक को इंग्लिश में कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर। ये समरी आपको याद रखना है और एक बार इसको ध्यान रखते हुए आप रिवाइज करोगे, 2 बार रिवाइज करोगे, आराम से दिमाग में बैठेगा। और आज नहीं तो कल आपको ये सारी चीजें पढ़ना ही पड़ेगी अगर ज्योमेट्री बहुत अच्छे से सीखना है तो। इसलिए अभी से थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखते करोगे और 1 या 2 बार रिपीट करोगे, आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठेगा। और ये सारे वो कंसेप्ट हैं जो आपने स्कूल में सीखे हैं, लेकिन या तो हम भूल चुके हैं या हमें उतना डीप में पढ़ाया नहीं गया या फिर हमने उसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपने स्कूल में ना पढ़ा हो, सब वहीं की चीजें हैं।
ठीक है, इसलिए पढ़ा हुआ होगा तो आपका रिवीजन होगा, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आपको लगता है कि अरे बाप रे इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे। ये सब इसीलिए स्कूल में पढ़ाया जाता था, है ना। तीसरा हमने पढ़ा था परिकेंद्र, जिसको सरकम सेंटर बोलते हैं, और सरकम सेंटर को बनाने वाला कौन होता है? इसको बनाने वाला होता है लंब समद्विभाजक। कौन बनाता है इसको? लंब समद्विभाजक बनाता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर, ठीक है, बाइसेक्टर, इसको ये बनाता है। और फोर्थ जो आज हमने पढ़ा लंब केंद्र, ठीक है, लंब केंद्र को कौन बनाता है? इसको बनाता है शीर्ष लंब। इसको बनाता है शीर्ष लंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो उम्मीद है चारों चीजें आपको थोड़ी अब समझ में आ रही होगी कि कौन कौन चीजें क्या होती हैं। दिखने में एक जैसा, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज। और मैं आपको बोल रहा हूं कि थोड़े से जब हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना, थ्योरी पहले पढ़ने के बाद जब क्वेश्चंस करते हैं ना, तो फिर वापस से सारी थ्योरम, सारे पॉइंट्स रिपीट होते हैं। उस समय फिर आपको मजा आता है कि हाँ सर ये हमने पढ़ा था और अब हमसे क्वेश्चन बन गया है। तो थोड़ा सा जब क्वेश्चंस आएगा ना तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। ठीक है, आप बस चीजों को कहानी की तरह पढ़ते जाइए, सब जरूरत होने पे अपने आप याद आ जाएगा आपको। ठीक है, ओके, ठीक है। या कावेरी आप एक बार क्लोज करके रिस्टार्ट करो। हाँ, और बाहर बन सकता है बिल्कुल। ये तो मेरे पास बोर्ड छोटा इसलिए मैंने इसको यहीं बना दिया, हालांकि ये काफी दूर बनेगा, है ना। मैंने इसको जानबूझ के बोर्ड के अंदर बनाया है, ये बोर्ड के बाहर जाएगा। ठीक है, चलिए। अब आपके मन में कई सारे प्रश्न होते हैं जो आप पूछते हो कि सर सब एक ही जगह बनेंगे क्या? तो ये आपके ट्राइंगल पे डिपेंड करता है। 4 सेंटर्स हैं जो मैंने आपसे कहा, एक जी है, एक आई है, एक सी है, कोई कोई इसको एस बोलता है, और एक आपका ऑर्थो सेंटर है जिसको एच और ओ बोलते हैं। ये मैंने इसलिए बताया है, किसी किताब में आपको सी लिखा मिलेगा, किसी में एस, किसी में एच, किसी में ओ, है ना। तो हम उसमें ना जाएं, क्योंकि ऐसा एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं कि इसको सी बोलेंगे कि एस। एग्जाम में वो कुछ ना कुछ नाम देंगे, है ना। एग्जाम में आपको परिकेंद्र भी लिखा हुआ आएगा और उसका शॉर्टकट भी वो अगर चाहेंगे तो देंगे, लेकिन परिकेंद्र या लंब केंद्र या सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, कुछ ना कुछ लिखा जरूर आएगा। अब होता क्या है, या तो एग्जाम में आपको बोलेंगे सरकम सेंटर, है ना, तो आप समझ जाना, या फिर वहां पे अगर लंब समद्विभाजक आ गया तो भी समझ लेना, है ना भाई। या तो आपको डायरेक्ट सेंटर का नाम दे देंगे, या सेंटर को बनाने का जिम्मेदार जो होगा उसका नाम दे देंगे। अगर क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर की बात आई है तो समझ जाना कि वहां पे इन सेंटर। अगर कोण अर्धक की बात आई है तो वहां अंतः केंद्र की बात आएगी। अगर क्वेश्चन में वो मीडियन की बात कर रहे हैं, माध्यिका की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में केंद्र की बात जरूर आनी है। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, ये ध्यान रखना। बात इनडायरेक्ट कहेंगे, आपको उसको कैच करना है। उन्होंने जैसे ही कहा कि शीर्ष लंब एल्टीट्यूड, तो समझ जाना कि ऑर्थो सेंटर की बात होने जा रही है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि लंब केंद्र की वहां पे बात है। चलिए, अब आपके मन में जो डाउट होता है कि ये सब कहां बनते हैं, वन बाय वन में डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज। अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप याद रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो है ये तीनों सेंटर्स की, चारों सेंटर्स की जो पोजीशन है वो एक ही जगह पर होती है ना। एकमात्र आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, जहां पे आपके चारों केंद्र एक ही जगह पर बनेंगे। चारों केंद्र एक ही जगह पर बनने का मतलब क्या है कि यहीं पर आपका सेंट्रॉइड बनेगा, ठीक है, यहीं पे आपका सेंट्रॉइड बनेगा, यहीं पे इन सेंटर बनेगा, यहीं पे आपका सरकम सेंटर बनेगा, और यहीं पे आपका ऑर्थो सेंटर बनेगा। ये बात का ध्यान रखना, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में चारों सेंटर्स एक ही पॉइंट पर बनते हैं। एग्जैक्ट वही डायग्राम यहां बना है, उसको मैंने थोड़ा सा यहां पे क्लैरिटी के साथ बना दिया। इतना आप समझ गए। लेकिन अगर आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर आइसोसिलिस ट्राइंगल है, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि आइसोसिलिस ट्राइंगल में ये सभी संरेखीय होते हैं। मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये सिंगल लाइन पर होते हैं, है ना। और इनका सीक्वेंस क्या होता है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर, ठीक है, उसके ऊपर आ गया आपका इन सेंटर, उसके ऊपर आ गया आपका जी, और उसके ऊपर आ गया आपका एस।
ठीक है, तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, तो चारों सेंटर सरेखीय होंगे, एक सिंगल लाइन में बनेंगे इस प्रकार से, है ना। अगर आप इसके अंदर चारों सेंटर्स बनाने की कोशिश करोगे तो सबसे नीचे बनेगा O, उसके ऊपर बनेगा I, उसके ऊपर बनेगा G, उसके ऊपर बनेगा S, इस सीक्वेंस में चारों बनेंगे। क्या कहा मैंने, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो चारों एक ही जगह बनेंगे, लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो चारों एक सीधी लाइन में बनेंगे और इस सीक्वेंस में बनेंगे। ठीक है, ओके। चलो अच्छी बात। इसके बाद बात करते हैं कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हुआ तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे निकल के आता है, और यहां पे आप एक चीज देख रहे होंगे, यूलर लाइन, है ना। यूलर लाइन जो है, यूलर्स लाइन भी बोलते हैं या यूलर लाइन आप इसको बोल सकते हैं, यूलर लाइन, ये एक कंसेप्ट यहां के निकल के आता है, जो किस में पाया जाता है, विषम बाहु त्रिभुज में, स्केलिन ट्राइंगल में, है ना। स्केलिन ट्राइंगल को मैं, एक तो आपको डायग्राम यहां दिख ही रहा है, मैं आपको एक और डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। कहीं भी हमें कुछ भी सिंपल सा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये तीनों साइड्स अलग अलग हैं, ऐसा आप मान के चलना। एक तो ये आपको दिखने में आइसोसेलेस दिखेगा, तीनों को आप अलग अलग ले लो फिलहाल, तो आप मान लो कि तीनों अलग अलग है, मैं डिनोट भी कर देता हूं। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है ना। अगर स्केलिन ट्राइंगल होगा तो स्केलिन ट्राइंगल में ये तीनों थोड़े अलग तरीके से बनेंगे। कैसे बनेंगे, आपका एक बनेगा ऑर्थो सेंटर, मान लो ऑर्थो सेंटर आपका यहां बन रहा है, तो उसके बाद बीच में आपका सेंट्रॉइड बनेगा, और लास्ट में आपका एस मतलब आपका लंब समद्विभाजक जो बनाता है, मतलब परिकेंद्र, ये बनेगा। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, है ना। ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर। आई इसमें नहीं होगा, आई मतलब उसी लाइन पे नहीं आएगा, आई कहीं भी बनेगा, इधर कहीं बनेगा। अंतः केंद्र जो है वो अलग हो जाएगा। ओ मतलब ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, ये लंब केंद्र हो गया, ये आपका हो गया केंद्रक। ठीक है, और एस मतलब क्या हो गया आपका परिकेंद्र। ठीक है, तो स्केलिन ट्राइंगल में आई अंतः केंद्र उस लाइन पे नहीं आता है, आई की हम यहां बात नहीं करेंगे। अंतः केंद्र को अगर छोड़ दिया जाए तो अंतः केंद्र के अलावा जो तीन केंद्र होते हैं वो इस प्रकार की एक लाइन पे बनते हैं, और इस कंसेप्ट के जो जनक हैं उनका नाम है यूलर, तो उन्होंने कहा इसको मेरे नाम पे ही कर दो, तो इसको कर दिया गया कि भाई इस लाइन का नाम क्या होता है, यूलर्स लाइन होता है, जो यहां पे लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आई। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, यूलर्स लाइन कहेंगे। और इसमें भी एक मजे की बात आपको और बता दूं कि यूलर लाइन जो है, ये जो आपका ग्रेविटी सेंटर होता है या जी जो होता है, ये इसको 2 और 1 के रेशो में डिवाइड करता है, जो यहां लिखा है ना। यूलर लाइन पर, यूलर लाइन पर जो आपका ऑर्थो सेंटर और आपका जो होता है परिकेंद्र, मतलब कि आपका सरकम सेंटर जिसको हम बोलते हैं, ये हमेशा जो आपका केंद्रक है इसको 2:1 में डिवाइड करता है। और इसको याद रखने में आपको दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वैसे भी केंद्रक जो है मीडियन को भी 2:1 में डिवाइड करता है और इन दोनों सेंटर्स को भी 2:1 में डिवाइड करता है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है इसका, आपसे छोटा सा आपसे वो पॉइंट कहेंगे, है ना। ये आपको जी दिया रहेगा, ये ओ दिया रहेगा, एस दिया रहेगा, आपसे बोलेंगे कि ये 40 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये कितना होगा, है ना। किसी त्रिभुज में आपसे कहेंगे, किसी विषम बाहु त्रिभुज में, किसी स्केलिन ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र और केंद्रक की बीच की दूरी, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड की बीच की दूरी अगर 40 सेंटीमीटर हो तो केंद्रक और परिकेंद्र, है ना, मतलब आपका सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस आप ज्ञात कीजिए। अगर कंसेप्ट पता है तो आप तुरंत बोल दोगे कि सर ये 20 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा पता तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल जी, ये मैथमेटिशियन है।
आया समझ में दोस्तों क्या करना है ना? तो समबाहु त्रिभुज में सब एक ही जगह, फिर आपका समद्विबाहु त्रिभुज में सब लोग सारे सेंटर्स एक लाइन में बनते हैं, और अगर विषम बाहु त्रिभुज की बात करें तो आई आउट जाता है, आई इसमें नहीं रहता है, तीनों एक ही लाइन पे इस तरीके से बनते हैं, जिसको यूलर लाइन बोला जाता है, वही मैंने यहां पे बनाया। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर x और 2x, 2 और 1 के रेशो में ये डिवाइडेड होते हैं। एंड लास्ट आपका जो है समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में भी बड़ा शानदार कंसेप्ट है कि समकोण त्रिभुज में ये किस तरीके से बनेंगे, तो वो आप यहां पे देख सकते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, इसको हम, चलो नाम को तो छोड़ो, यहां पे आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में यहां पे बनता है आपका ओ। ओ मतलब क्या होता है? लंब केंद्र, ठीक है। लंब केंद्र आपका यहां बनता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। यह आपको पता है। दूसरा हमने जस्ट देखा था कि हमेशा जो परिकेंद्र है, आज ही ये दोनों चीजें हमने देखी है कि आपका जो परिकेंद्र है वो यहां पे बनता है, ये भी हमने देखा था, है ना। परिकेंद्र मतलब हो गया आपका सरकम सेंटर, ये यहां पे बनता है। और दूसरा आपका होता है जी, जो आपको मैंने कल बताया था कि जी जो है इसमें यहां कहीं पे आपका बनेगा, ठीक है, ये आपका जी हो जाएगा। तो ये तीनों भी जो है वो एक लाइन पर बनते हैं, किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में। और आई जो है अगेन आउट होता है आई को आप यहां कहीं अलग ले लो, थोड़ा सा नीचे बनेगा, आई इसका बाहर बनेगा। आई मतलब इन सेंटर, और इन सेंटर का मतलब क्या हो जाता है? अंतः केंद्र। तो याद रखिए कि समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में लंब केंद्र, केंद्रक, सेंट्रॉइड और आपका परिकेंद्र, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, और आई जो है वो आउट होता है, ठीक है। ये एक लाइन में होंगे, आई आउट होगा, एग्जैक्ट यही डायग्राम यहां पे बना हुआ है। हम्म, ओके। पहली बार पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है ना, पहली बार में ही सारी चीजें पढ़ रहे हो। मैं एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूं, ऐसे तो बहुत पॉइंट और भी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जितने जरूरी पॉइंट हैं आप देख लेना। आपको कहीं भी आप देखोगे तो आपको कभी यह एहसास नहीं होगा कि यार ये कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, है ना। कुछ ऐसी भी चीजें जो बहुत रेयर होती हैं, बहुत, उनको हम क्वेश्चंस के थ्रू भी देखेंगे। कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन से ही समझ में आएंगे, तो कुछ कुछ चीजें वहां देखेंगे, लेकिन थ्योरी में हम आपको एक एक चीज बताने की कोशिश करूंगा, ताकि, क्योंकि इसको जितना डीप पढ़े उतना अच्छा, ठीक है। चलो, तो यहां आपको चारों चीजें मैंने समझा दी है कि चारों सेंटर्स में, चारों ट्राइंगल्स में, चारों सेंटर्स की जो है पोजीशन क्या होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्थो सेंटर को हम ओ बोलते हैं और सरकम सेंटर को हम एस बोलते हैं, है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होने का। चलिए गाइस, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं सर्वांग समता, ठीक है। मैंने आपसे कहा था दो चीजें होती हैं, एक सर्वांग समता और एक समरूपता। नाउ व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी? तो हम यहां पर आपको एक सिंपल से डायग्राम से समझाता हूं मैं। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, मैंने इसको क्लोन करा, मतलब फोटोकॉपी करी, और जस्ट इसके साइड में एक यहां पे ट्राइंगल और ले लिया। जस्ट आपके सामने ही मैंने इसकी फोटोकॉपी करी है। तो ये दोनों जो आपके ट्राइंगल होंगे, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के एकदम फोटोकॉपी हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, मतलब सर्वांग समता। अगर किसी दो ट्राइंगल्स की हर चीज बराबर है ना, उनकी साइड्स भी बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं, सारे कोण बराबर हैं, तो दोनों ट्राइंगल जो हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे, दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के सर्वांग सम कहेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, समझ गए। तो ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी।
इसी प्रकार इधर अगर हम जाएं तो इसको मैं नाम दे दूंगा डी, इसको नाम दे दूंगा ई, इसको नाम दे दूंगा मैं एफ। ठीक है, तो मैं यहां कहूंगा कि ये जो ए बी है, ए बी का जो रेशो है, ए बी किसके बराबर है, ए बी और डी सेम रेशो में, मतलब बराबर ही है, आप तो ऐसे समझ लो कि ए बी बराबर है किसके, डी ई के। ठीक है, ए सी बराबर किसके है, डी एफ के, और बी सी बराबर किसके है, ई एफ के, है ना। साथ ही साथ एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के। ठीक है, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। हर चीज बराबर अगर है तो अब हम कॉन्फिडेंटली यहां पे बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल डी ई एफ, है ना। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा डीई एफ के। ये जो साइन है इसको कॉन्ग्रुएंसी का साइन कहा जाता है ना, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, समरूपता सर्वांग समता का ये चिन्ह है। ठीक है, और हिंदी में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, सर्वांग सम, सर्व अंग समान, सर्वांग सम, सभी अंग समान हैं। त्रिभुज के दो अंग होते हैं, पहला कोण और दूसरा भुजा, है ना। दो अंग होते हैं, अंग मतलब जैसे इंसान के अंग होते हैं, इंसान के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो ट्राइंगल के जो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है कोण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंगल, और दूसरा होता है भुजा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइड। तो सभी अंग समान है, ऑल पार्ट्स आर इक्वल, आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है। एस 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 ए उस पर भी आ रहे हैं, वो भी आपको स्कूल की याद दिलाएगी। ओके, चलिए इतनी बात आप समझ गए। सर्वांग समता किसे बोलते हैं, जब हर चीज आपकी कैसी हो, हर चीज आपकी इक्वल हो, हर चीज आपकी बराबर हो, है ना। अब कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वैसे सर्वांग समता इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट से जितना सिमिलैरिटी है, समरूपता है, लेकिन फिर भी इसके 3 नियम होते हैं, उन 4 नियम होते हैं, उन चारों नियम को हम देखेंगे। कभी कभी आपको 2 ट्राइंगल्स दिए रहते हैं और आपको यह पहचानना पड़ता है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं, क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सर्वांग सम हैं, तो वहां पे आपको इन नियम की जरूरत पड़ती है। पहला नियम है साइड एंगल साइड। ठीक है, नाउ व्हाट इज साइड एंगल साइड, ये आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसको जस्ट मैंने यहां पे ले लिया बिना ज्यादा मेहनत करे। ठीक है, इसको भी ब्लैक कर देते हैं और इसको भी ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप बहुत काम की बात सुनिएगा, आपने अगर पढ़ा भी है तो भी आपको कुछ नया यहां पे मिलने वाला है। देखिए, इसको मैंने ए बी सी कर दिया, इसको मैंने डी ई एफ कर दिया, ए बी सी डी ई एफ, राइट। अगर किसी भी दो, ये साइड एंगल साइड का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। अगर किसी भी दो त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं और उनका संगत कोण बराबर है, एक शब्द यहां पे यूज हुआ है ना, एक तो संगत भुजाएं यहां पे यूज हुआ है, संगत भुजाओं का जो संगत कोण होगा, है ना, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, और एक एंगल जो होगा। यहां एक गजब की बात मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे मान लीजिए कि यहां पे ए बी जो है वो डीई के बराबर है, बीसी जो है वो आपके ई एफ के बराबर है, तो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, मतलब इनका जो आंतरिक कोण कहलाएगा वो ये कहलाएगा, है ना, ये वाला जो कोण होगा। तो अगर कोई भी 2 भुजाएं किसी भी त्रिभुज की, अगर 2 भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, किसी भी त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं बराबर हैं और उनके मध्य में, उन्हीं भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण अगर है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे, ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। शर्त क्या है कि आपका ए बी बराबर होना चाहिए डीई के, ठीक है, फिर आपका बीसी बराबर होना चाहिए ई एफ के, कोई भी 2 साइड्स हैं, मैं यहां पे बता रहा हूं कि यहां पे क्या है, और एंगल ए बी सी
यहां पे बराबर है एंगल DEF के। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बन जाती कि ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये आपका दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है, और अगर यहां पे कुछ ऐसा हो जाता सपोज करो कि ये भुजा इसके बराबर होती, ये साइड इसके बराबर होती, लेकिन ये वाला एंगल इसके बराबर होता, तो अब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस नहीं माने जाते, है ना। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनका ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एंगल और कोई सा बराबर है, तो इसको हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट रूल होता है SAA, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत काम का नियम है, इसको बिल्कुल भूलिएगा नहीं। दूसरा आपका नियम होता है AAS या SAA, कुछ भी नाम आप दे दीजिए, एंगल एंगल साइड। अगर दो एंगल्स और एक भुजा अगर कॉमन है, यहां पे कोई किसी का कनेक्शन नहीं है, कोई भी दो एंगल्स और कोई भी भुजा हो चलेगा, यहां पे उसी दोनों एंगल्स पे वो साइड हो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यहां आप फ्रीली कोई भी दो एंगल्स ले सकते हैं। अगर किसी ट्राइंगल के, ठीक है, अगर किसी ट्राइंगल की कोई भी दो एंगल्स बराबर हैं, सपोज कर लीजिए कि यहां अल्फा बना है तो यहां अल्फा है, यहां आपका बीटा बना है तो यहां पे आपका बीटा है, और कोई भी साइड हो, ये वाली साइड जो है इसके बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। यहां पे ऐसा दिक्कत नहीं कि साइड भी यही बराबर होनी चाहिए। क्यों? अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो ये अपने आप में बराबर हो जाएगा, और अगर तीनों एंगल्स बराबर हो गए तो तीनों साइड्स भी बराबर होनी है, इसलिए यहां टेंशन नहीं है, कोई भी साइड हो चलेगा, है ना, ये हो या ये दोनों हो, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। दिस इज कॉल्ड कोण कोण भुजा। अगर दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, दो एंगल्स बराबर है और एक साइड बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। थर्ड रूल है आपका SSS, और बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर तीनों साइड्स ही बराबर हैं, ठीक है ना, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगी तो ऑब्वियसली ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये साइड अगर इसके बराबर है तो तीनों के जो एंगल होंगे वो भी अपने आप में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, है ना, इसको ऐसे लिखते हैं। अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों एंगल्स भी ऑब्वियसली बराबर होने हैं, तो यहां पे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। ये अगर आपका गामा होगा तो ये भी आपका अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। अगर दो ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे और वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ओके, ओके, चलिए। एंड लास्ट रूल इसका जो है वो है RHS, जो आपके राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल होगा। जैसे ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो यहां क्या क्या चीजें कंपलसरी है? पहला तो समकोण, मतलब पहला तो एक राइट एंगल। अगर दो ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल अगर राइट एंगल है ना, और दूसरा है उनका कर्ण, कर्ण मतलब क्या हो जाएगा? उनका हाइपोथीनियस। अगर ये और ये भी बराबर है, पर केवल इन दो चीजों से काम नहीं चलता है, कोई एक और भुजा बराबर होनी चाहिए। सो मे बी कि ये वाली भुजा इसके बराबर हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं। अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो उनमें
फर्स्ट थिंग कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री के सामने हाइपोथेनियस होता है, वो दोनों का बराबर होना चाहिए, और कोई भी एक एंगल, एक और साइड बराबर होनी चाहिए, तब वो दोनों ट्राइंगल जो हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। आप बोलोगे सर अगर ये बराबर हो गया तो ये तो बराबर होना है, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको इसका एक एक्सेप्शन दिखाता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि हां ये वाली तीसरी साइड भी इक्वल होनी चाहिए। ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हमने एक और ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। ठीक है, आप यहां सोचिए दोनों में यहां पे 90 डिग्री है, नो इश्यू। दोनों में यहां पर 5 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझिए कि यहां पर ये 3 है, ये 4 है, और यहां पर आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका 1 है और ये आपका √25 है, √24 है। ठीक है, अब आप बताइए कि क्या दोनों ट्रिपलेट काम कर रहे हैं? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 25, 16, 25 मतलब 5, 24 का स्क्वायर, √24 का स्क्वायर 24, 1 का स्क्वायर 1, 25 का स्क्वायर ये, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए कोई केवल 90 डिग्री और अगर हाइपोथेनियस कॉमन है, कर्ण कॉमन है, तो उससे काम नहीं चलेगा। कोई एक साइड भी दोनों में कॉमन होगी तभी वो प्रूव होगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, है ना। इसलिए 90 डिग्री, हाइपोथेनियस और कोई भी एक साइड दोनों में कॉमन होगी, तब वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। यस, अलग अलग होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, है ना। ये चीज भी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो काम आएगी। वहां पे क्वेश्चंस हम जब करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के हैं, तो फिर उससे जुड़ी हुई चीजें आएंगी, तो वो क्वेश्चन से आपको थोड़ा मैं समझा पाऊंगा। यस, ठीक है, चलिए। तो हमने इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समरूपता का बता देता हूं, बाकी समरूपता के नियम आपको कल ही बताऊंगा। आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि समरूपता क्या होता है। ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है, और हमने इसी का क्लोन करा, इसी की जस्ट एक फोटोकॉपी करी, लेकिन मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा, है ना। हे इसी का अंश ये, लेकिन छोटा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। अगर यहां पे अल्फा है तो यहां पर भी अल्फा होगा, अगर यहां पे बीटा है तो यहां पर भी बीटा होगा, और यहां पर अगर थीटा है तो यहां पर भी थीटा होगा, ठीक है। कितना, अगर 3 एंगल्स हो तो हम उन 3, ऐसा नहीं कि एंगल्स साइड पर भुजा के आधार पे त्रिभुज का आकार डिपेंड करता है ना, कि वो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, लेकिन आप पर्टिकुलर 3 एंगल से कितना भी छोटा ट्राइंगल भी बना सकते हो, कितना भी बड़ा ट्राइंगल भी बना सकते हो। यहां पे दोनों में एंगल सेम है लेकिन साइज का डिफरेंस है। तो एक बात तो ये हो गई। यहां पर आप ध्यान ये रखिएगा कि इनकी जो भुजाएं हैं, ठीक है, दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होती है, समान नहीं होती है, उनका अनुपात समान होता है। साइड्स जो हैं, भुजाएं जो हैं, उनका इक्वल रेशो होता है, उनका रेशो कैसा होता है, इक्वल होता है, लेकिन कोण बराबर होते हैं। कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। मतलब एंगल्स जो हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब आप थोड़ा नाम पर जाइए, सिमिलर। सिमिलर मतलब ऐसा नहीं कि 100% सिमिलर, समरूप। हिंदी में भी आप थोड़ा सा सोचो, बोलने की कोशिश करो, समरूप, जिनका रूप समान हो, ठीक है, दिखने में एक जैसे हो। जैसे हम अधिकतर अपने घर परिवार में नहीं बोलते हैं कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा है तो हम बोलते हैं कि वो उसके पापा जैसा दिखता है, ये तो है ना, पापा पे गया है। तो ये क्या है,
अब बच्चा तो इतना सा है, पिताजी इतने बड़े हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि ये जो बच्चा है ये पापा पे गया, पापा जैसा दिखता है या मम्मी जैसा दिखता है। तो आप अल्टीमेटली क्या बोल रहे हो कि रूप समान है, दिखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के आकार में डिफरेंस है। समझ में आ रही बात? एक छोटा है, एक बड़ा है, लेकिन दिखाई एक जैसे देते हैं। अगर जैसे इसमें दूसरा एग्जाम्पल मुझे याद आया है, जैसे अगर हम ट्विंस की बात करें, जुड़वा, एक जैसे एकदम पहचान में नहीं आ रहा है कौन अलग है, दोनों में से क्या है, तो ये हो गए सर्वांग सम, हर चीज बराबर है, दिखने में भी एक जैसे। लेकिन पापा पे गया है या मम्मी पे गया है वाला कंसेप्ट आया, मतलब वो क्या हो जाएगा, वो समरूप हो जाएगा, रूप एक जैसा है, लेकिन एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, साइड्स आर नॉट इक्वल बट एंगल्स आर इक्वल, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। आ गया? इस उदाहरण से तो आप समझ ही गए होंगे। तो हम यहां पे बोलेंगे कि ए बी जो है, ए बी अपॉन में आपका आ जाएगा डीई। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर इधर आ जाएगा आपका ए सी अपॉन में आ जाएगा डीएफ, और इधर आ जाएगा आपका बी सी अपॉन में आ जाएगा आपका ईएफ, है ना, ये कंडीशन बनेगी। लेकिन आपका एंगल जो है एल्फा एल्फा, ये तो खैर मैंने लिखा ही है, बीटा बीटा बराबर होगा, एंगल बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल डीईएफ के। सिमिलर में ये इसका साइन होता है, तो हम कहेंगे कि यस, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो ये सिमिलैरिटी का साइन हो जाएगा, एक दूसरे के समरूप है। ठीक है। ओके। रेशो सेम हो सकता है। कैसे रेशो सेम हो सकता है? कि सपोज करिए ये 8 है तो ये 16 होगा, है ना, ये 5 है तो सॉरी, ये अगर मान लो 5 है तो ये 15 होगा। अरे बात समझ में? ये अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 का आपका हो जाएगा कितना, 2 का ये हो जाएगा आपका 4, या एक काम करो, ये 8 का 16 हो जाएगा, 5 का ये 10 हो जाएगा, और ये 2 का 4 हो जाएगा। तो है ये डबल, है ना, 8 है तो 16 1:2, 5 है तो 10 1:2, 2 है तो 4 1:2, रेशो सेम है ना, साइड्स का रेशो सेम है, लेकिन लेंथ अलग अलग है, इस कारण ये बड़ा है, इस कारण ये छोटा है। एरिया सेम कैसे हो सकता है? यहां पे एरिया तो अलग अलग ही होगा। चलो, 10th में समझ नहीं आया, लेकिन आज समझ में आ गया है भाई, सेम को, बहुत अच्छे है। हाँ रिजवान, समझ रहा हूं मैं। ओके, एसएससी सीएचएसएल में भाई 2-3 लोग ट्विन्स हैं, अभी अभी खबरें मिली हैं ऐसी। हाँ, बहुत सारे ट्विन्स एक जैसे नहीं दिखते। ठीक है, हमारा उद्देश्य ट्विन्स पे रिसर्च नहीं करना है, हमें तो एक एग्जाम्पल से समझना था। ओके, चलिए, तो इसी के साथ आज के लिए इतना इनफ है, बाकी फिर इसके रूल्स हैं, इनको हम कल देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें। आज के नोट्स में आपको इसके तीनों रूल्स मिल जाएंगे, ट्रिपल ए, एस ए एस और ट्रिपल एस, इन तीनों को आप पढ़ के आइएगा, कल मैं इनको समझाऊंगा। कल हमारा ट्राइंगल ऑलमोस्ट 90% हमारा ट्राइंगल खत्म हो गया है, कल ट्राइंगल के कुछ पॉइंट्स हैं उनको फिनिश करेंगे, और कल इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सर्कल। ठीक है, सर्कल मतलब सर्कल नहीं, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज, उसके बाद सर्कल पढ़ेंगे, फिर पॉलीगन्स पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। तो कल हम स्टार्ट कर देंगे चतुर्भुज, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुश्किल से। कल की क्लास अगर कल हमने स्टार्ट कर दिया तो परसों वो खत्म हो जाएगा। सर्कल भी 2 दिन चलेगा, पॉलीगन 1 दिन चलेगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मतलब आप मान के चलिए 2+2+1, 5 डेज की थ्योरीज और है, उसके बाद फिर क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होंगे। ओके, आज का जितना भी आपने पढ़ा है मस्त इसको रिवीजन करिए। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा चीजें ट्राइंगल के अंदर ही हैं, रिवीजन करेंगे आराम से, चीजें आपको सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, ओके, क्लियर।
मिलवाते नहीं थी, मिलवाते हैं। चलो, ओके। चलिए गाइस, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मस्त, अब पढ़ाई करिए, खाना खाइए, आराम करिए, जिसका जो रूटीन है उसको फॉलो कीजिए। कल मिलते हैं हम लोग और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ऑफलाइन क्लास में तो मैं बहुत जोर से बोलता हूं, सब लोग बच्चे एकदम चिल्लाते हैं भारत माता की जय पर। तो ठीक है, कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।